वेलकम स्टूडेंट्स। मैं हीरू फैरवानी, एमए फाइनल पेपर 8 गांधीयन फिलॉसफी। आज हम गांधी जी के स्वदेशी पर जो विचार व्यक्त किए गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने आर्थिक समानता सिद्धांत पर चर्चा की थी। स्वदेशी एक आंदोलन था जो देशी उद्योगों को नया जीवन देने के लिए एक संरक्षणकारी उपाय था और ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक राजनीतिक और आर्थिक हथियार था। इसमें यह प्रेरणा मिलती है हमें कि हम अपने नज़दीक के वातावरण का प्रयोग करें, यानी हम अपने देश में अपने आसपास जो वस्तुएं हैं जो उत्पादन में शामिल हैं, जो हमारे देश में ही बनाई गई हैं, उनका प्रयोग करें और दूर के वातावरण को छोड़ें। जैसे धर्म में हम अपने धर्म का पालन करें, राजनीति में भारतीय राजनीतिक संस्थाओं का प्रयोग करें और राजनीतिक संस्थाएं जैसे पंचायत आदि, और आर्थिक क्षेत्र में हम अपने पड़ोसियों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का प्रयोग करें और उन उद्योगों को कुशल और पूर्ण बनाए रखने के लिए जिसमें कमजोरियां नज़र आती हैं, उन चीज़ों का हमें सम्मान करना है। क्योंकि जो कमजोरियां नज़र आ रही हैं उसे दूर कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि गांधी जी की इस परिभाषा में विदेशी वस्तुओं का केवल बहिष्कार मान लेना यह नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनकी स्वदेशी की जो परिभाषा है वो संकीर्ण नहीं है। वो केवल उन विदेशी वस्तुओं को स्वीकार करते हैं जो हमारे भारतीय उद्योगों में, जो हमारे भारत के उद्योग हैं, उनको और अधिक कुशल बनाने में अनिवार्य हो या ज़रूरी हो। वे वस्तुओं के विनिमय आदान प्रदान में विश्वास करते थे। वे भारत को विश्व से अलग नहीं करना चाहते थे, वे केवल स्वावलंबन पर बल देते थे। वे विदेशी पूंजी और तकनीकी ज्ञान से समझौता कर सकते थे यदि वह भारतीय नियंत्रण में हो। गांधी जी ने स्वदेशी की अवधारणा में 3 क्षेत्रों में उसे एक अभिवृत्ति प्रदान की है। वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक है धार्मिक क्षेत्र, दूसरा है राजनीतिक क्षेत्र और तीसरा है आर्थिक क्षेत्र। तो धार्मिक क्षेत्र में जो स्वदेशी की भूमिका है उसमें गांधी जी कह रहे हैं कि स्वदेशी की अवधारणा को एक बहुत ही व्यापक अर्थ उन्होंने प्रदान किया। वे केवल आर्थिक क्षेत्र में अपने देश के निमित्त, यानी हमारे देश में जो बनाई गई वस्तुओं के केवल प्रयोग करने तक ही सीमित नहीं है। उनके लिए स्वदेशी जो है स्वराज्य की भावना सिद्ध करता है। स्वराज्य जो है, स्वदेशी स्वराज्य जो है हमारे देश की एक पूर्व आवश्यकता है और ये स्वदेशी की भावना हमारे हिंदू धर्म की बुनियाद में ही निहित है। और हिंदू धर्म जो है, यानी हिंदू लोग जो हैं, अपने धर्म परिवर्तन से हमेशा इनकार करता है। गांधी जी के मत में यद्यपि भारत में काम करने वाली जो ईसाई मिशनरी है वो भारत के लिए बहुत अधिक काम कर रही है, लेकिन यदि वह अपने धर्म परिवर्तन का जो कार्य है, जैसे कि ईसाई धर्म वाले लोग जो हैं वो हमेशा धर्म परिवर्तन की बात करते हैं,
वो दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में शामिल करना चाहते हैं। तो गांधी जी कह रहे हैं कि ईसाई मिशनरी जो है वो काम तो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन वो धर्म परिवर्तन का काम अगर छोड़ दे और केवल अपने परोपकार और सेवा कार्य को जारी रखे तो वे ईसाई धर्म के आंतरिक तत्व की ज़्यादा सेवा करेंगे। क्यों? क्योंकि ईसाई धर्म में परोपकार और सेवा कार्य को प्रधानता दी गई है, लेकिन साथ ही वहाँ ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया गया है। तो गांधी जी कहते हैं कि अगर ये ईसाई मिशनरी ये काम छोड़ दें तो उनके जो धर्म का जो आंतरिक तत्व है वो ज़्यादा सेवा करेगा। ठीक है। तो धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने स्वदेशी की भूमिका इस प्रकार बताई है। अब राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने स्वदेशी की भूमिका में कहा है कि उनके कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक क्षेत्र में जो स्वदेशी शब्द जो यूज़ किए गए हैं, इसका मतलब ये है कि स्थानीय संस्थाओं का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। ठीक है। और उनमें सुधार किया जाए। इस संदर्भ में वे कहते हैं कि भारत जो है लोकतंत्र का उपासक देश रहा है, इसलिए वह उन सब चोटों को सह चुका है जो आज तक उस पर की गई हैं। जैसे वर्ग और जातियों का जो विशाल संगठन है वो केवल समाज की धार्मिक आवश्यकताएं ही पूरी नहीं करता था, बल्कि उसकी राजनीतिक आवश्यकताओं की भी पूरी करता था। लेकिन आज जो ग्राम पंचायतें अपनी उस जीवन शक्ति के साथ कार्य कर रही होती तो जिस प्रकार के स्वराज्य की भारत ने अभिलाषा की थी वह आज उसे भोग रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है। तो ये था राजनीतिक क्षेत्र में स्वदेशी की भूमिका। तीसरा इन्होंने बताया आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी की भूमिका। आर्थिक क्षेत्र में भारत की दयनीय स्थिति का कारण यह रहा कि भारतीय जनता ने स्वदेशी के नियम को ही भंग कर दिया था। यानी यदि देश में विदेशों से बनी चीज़ों को नहीं लाया जाता तो आज उसकी यह दशा ना होती। क्यों? क्योंकि इससे उसकी ग्रामों उद्योग तो नष्ट हुए ही, साथ ही यहाँ का धन भी बाहर चला गया। तो स्वदेशी के आर्थिक पक्ष के खिलाफ जब यह आरोप लगाया गया कि स्वदेशी का जीवन यानी स्वदेशी अपनाने से हमारा जीवन और पालन असंभव है, तो इसके उत्तर में गांधी जी ने कहा कि ये तो हमारा एक आदर्श है जिसकी प्राप्ति का प्रयास सभी को करना चाहिए। अपनी संपत्ति का प्रयोग इस प्रकार करो कि उससे तुम्हारे पड़ोसी को भी कोई कष्ट न हो। यह एक उनका जीवन सिद्धांत रहा है। ठीक है। अब आगे उन्होंने खादी का अर्थशास्त्र पर भी चर्चा की थी। भारत का जो आर्थिक पुनर्निर्माण योजना का कार्य जो था वो खादी के अर्थशास्त्र का एक मुख्य स्थान रहा है। यानी आर्थिक संकट की समस्या को दूर करने के लिए ही खादी का मतलब है चरखा, बहुत ही एक प्राकृतिक, सरल और सस्ता और व्यावहारिक तरीका रहा है। गांधी जी खादी के अर्थशास्त्र में एक जीवन दर्शन की झलक देखते थे, जहाँ खादी एक और जीवन की आवश्यकताओं को देश में पूरा करने की प्रेरणा देती है, वहीं दूसरी ओर गाँवों को स्वावलंबी बनाने का भी एक तरीका रहा है। खादी का अर्थशास्त्र जो है वह अमीर बनने के अर्थशास्त्र की मांगों को संतुष्ट नहीं करता, वरन यह आलस्य और बेकारी की समस्या का भी तत्काल और स्थायी समाधान है। यह कृषि का भी पूरक है। क्यों? क्योंकि यह दूसरे कुटीर उद्योगों का विकास भी करता है। तो संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि गांधी जी की जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो पूर्ण निर्माण चाह रहे थे, लेकिन पश्चिम के आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के सिद्धांतों के पुनर्जीवन के माध्यम से वे ऐसा चाहते थे। और उसके लिए उन्होंने भारतीय जनता को स्वदेशी का मूल मंत्र दिया, चरखे को राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बनाया और खादी को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का
गणवेश बनाकर पूरे भारत में एक ऐसे आंदोलन का संचालन किया जिसमें न केवल ब्रिटेन के आर्थिक आधार को काफ़ी अंश तक प्रभावित किया, बल्कि यूएसए के अणु बम के प्रतिकार में एक नए यंत्र का भी सृजन किया। वास्तव में देखा जाए तो वे भविष्य दृष्टा थे। उन्होंने पहले ही अनुभव कर लिया था कि यदि मानव जाति को वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना को वास्तविक स्वरूप प्रदान करना है तो उसे समाज की सबसे निम्न इकाई कौन सी थी? वो ग्राम यानी गांव को इतना सशक्त और सुदृढ़ बनाना है कि वह पूर्ण और स्वावलंबी बन सके। ठीक है, तो इस तरह से गांधी जी ने अपने स्वदेशी की अवधारणा में ये 3 तरह के एस्पेक्ट रखे और खादी का अर्थशास्त्र प्रस्तुत किया। थैंक यू।